नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने आए हैं, वह विषय है भाषा विचार। संसार के सभी प्राणी, पशु, पक्षी जो भी हैं, हर कोई किसी न किसी रूप में अपने विचारों को व्यक्त करता है। इन सब में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसने विकास किया है और उसने अपनी भाषा को विकसित किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी भाषा स्पष्ट है। उन्होंने मुख से निकलने वाली ध्वनियों के लिए कुछ निश्चित चिन्ह किए हैं, जिसके माध्यम से सभी लोग उनके विचारों को समझ पाते हैं। भाषा विचार टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि भाषा व भाषा के रूप, लिखित व मौखिक भाषा के रूप, उदाहरण, सांकेतिक भाषा क्या होती है, मातृभाषा, राजभाषा व मानक भाषा क्या होती है, बोली क्या है, लिपि, साहित्य व साहित्य के अंग, व्याकरण शास्त्र व उसके अंग। आइए हम सबसे पहले जानेंगे कि भाषा क्या होती है और भाषा की आवश्यकता क्या है। अपने विचारों व भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए और दूसरे के भावों और विचारों को समझने के लिए हमें एक भाषा की आवश्यकता होती है। तो भाषा वह एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम दूसरों तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं और दूसरे के विचारों को हम जान सकते हैं। भाषा के रूप की अगर हम बात करें तो भाषा को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। एक है मौखिक रूप से और दूसरा लिखित रूप। इन्हें हम मौखिक भाषा व लिखित भाषा कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मौखिक व लिखित भाषा के कौन कौन से रूप हैं, क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो मौखिक भाषा के उदाहरण में भाषण, नाटक, रेडियो आदि आते हैं। लिखित भाषा की अगर हम बात करें तो लिखित भाषा में समाचार पत्र, ईमेल, एसएमएस आदि इसमें आते हैं। अब हम जानेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या होती है। तो जब अपने विचारों भावों को संकेतों के माध्यम से हम समझाते हैं तो वो क्या होते हैं, सांकेतिक भाषा होती है। तो प्राचीन समय में सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता था और इशारों से लोग बात करते थे या फिर लेकिन संकेतों की भाषा स्पष्ट नहीं होती है। अगर आज के समय की बात करें और उसमें हम सांकेतिक भाषा के बारे में जानें तो उसके उदाहरण कौन से हैं। चौराहे पर यातायात को नियंत्रित करता हुआ जो सिपाही है, उसके अलावा जो मूक बधिर व्यक्ति होते हैं वो लोग भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं और इसके माध्यम से ही वो लोग वार्तालाप करते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा किस प्रकार से व्यक्त की जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में कि एक बच्चा बोलकर अपने विचार व्यक्त कर रहा है। माँ देखिए, मैं चित्रकला में प्रथम आया हूँ। और माँ भी बोलकर ही उसका उत्तर आंसर दे रही है। वाह शाबाश, यह तो बहुत अच्छी बात है। इस बारे में अपनी नानी को पत्र लिखकर अवश्य ही बताना। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखित भाषा का प्रयोग हो रहा है। लड़का पत्र के माध्यम से अपनी बात को कह रहा है। तो लड़का पत्र लिख रहा है और नानी पत्र पढ़कर उसके मन के भावों को समझ रही हैं। यहाँ हम देखेंगे कि मातृभाषा क्या होती है। तो मातृभाषा वह होती है कि जो किसी भी बच्चे की परिवार की भाषा, अर्थात जो भी बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार की जो भाषा होती है वही उसकी मातृभाषा होती है। अगर कोई व्यक्ति मतलब कोई बच्चे का जन्म पंजाबी परिवार में होता है तो उसकी मातृभाषा पंजाबी होगी। यदि उसका जन्म तमिल भाषी परिवार में होता है तो उसकी मातृ जो भाषा है वह तमिल होगी। इसी प्रकार से जिस प्रकार की भाषी परिवार में वो जन्म लेगा वही उस परिवार की भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। राजभाषा की अगर बात करें तो वह भाषा जो देश के कार्यालयों में व राजकाज में प्रयोग की जाती है, जिसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं, वही भाषा राजभाषा कहलाती है। मानक भाषा की अगर हम बात करें
तो भाषा विद्वानों के द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप का प्रयोग किया जाता है या जिस रूप को उन्होंने मान्यता दी है, वही रूप मानक भाषा कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। गई, तो यहाँ पर जो य उस पर ई की मात्रा है, तो पहले इसका इस प्रकार से प्रयोग किया जाता था, अब ग और ई लिखा जाता है। इसी प्रकार से बंदर, तो यहाँ पर अधा न है, ठीक है, पंचम वर्ण का प्रयोग है, और आज पंचम वर्ण के बदले हम वहां पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, अर्थात बिंदु का प्रयोग करते हैं। एक और अन्य एग्जाम्पल हम देखेंगे, ठंड, तो यहाँ पर भी पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। अब हम जानेंगे बोली के बारे में कि बोली क्या होती है। तो एक सीमित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार के रूप में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। अर्थात एक छोटे समुदाय के द्वारा, एक छोटे समूह के द्वारा आम बोलचाल के रूप में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह बोली होती है। अब बोली को भाषा का रूप क्यों नहीं दिया गया है? इसका कारण यह है कि जो बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता, अर्थात इसकी कोई लिपि नहीं हुए, और उन्हें सरकारी कामकाज के लिए भी कोई मान्यता प्राप्त नहीं की गई है। प्रांतों में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, यानी कि भारत एक बहुभाषी देश है जहां पर अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। हर प्रांत में भाषाएं हैं, और उसके अलावा भी हर प्रांत में कई अनेक बोलियां भी हैं, तो हर बोली को मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती। बोली का रूप थोड़ी दूरी पर बदल जाता है। तो लोग के जो व्यवहार की भाषा है उसमें हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या है, जो बोली है उसका स्वरूप बदल जाता है, जिससे बोली का कोई स्थायी रूप नहीं है। यही कारण है उसको भाषा की मान्यता नहीं दी गई है। तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो बोलियां कहलाती हैं। इनमें से है भोजपुरी, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, ये सभी बोलियां हैं। किसी भी भाषा के मौखिक रूप में हमें भाषा को जानना ज़रूरी है, और उसको लिखने के लिए हमें एक लिपि की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से हम उस भाषा का लिखित रूप प्रदर्शित कर सकें। तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए उसके हमें लिपि की आवश्यकता होती है। तो भाषा यानी मुख से निकली हुई ध्वनियों को जो हम लिखते हैं कि ये किस रूप में लिखी जाएगी, वही उसकी लिपि कहलाती है। अर्थात भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाता है। भाषा सीखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता होती है। जब हमें अगर भाषा लिखना सीखना है तो भाषा के लिखने के तरीके को हम लिपि कहते हैं। विश्व की समस्त भाषाओं की कोई ना कोई एक उनकी अपनी लिपि है। किसी भी भाषा की जब बात करते हैं या उस भाषा की जानकारी हमें उसके साहित्य के माध्यम से पता चलती है। तो साहित्य भाषा का एक महत्वपूर्ण अंग है, और जो लिपि है, लिपि के द्वारा ही हम साहित्य को जान पाते हैं उस भाषा के। तो साहित्य हम किसे कहेंगे? ज्ञान के संचित कोश को हम साहित्य कहते हैं, कि यानी कि जो भी ज्ञान है उसे हम कथा हैं, नाटक हैं, या फिर रिपोर्ट हैं, इन अनेक गीत हैं, गजल हैं, इन सब के माध्यम से जानते हैं। तो यही जो ज्ञान का कोश है, एक कलेक्शन करके जब एक जगह रखा जाता है, वही साहित्य कहलाता है। अब जो साहित्य है वो दो रूपों में प्रकट किया जाता है। तो साहित्य के दो अंग होते हैं, जिनमें से एक अंग है गद्य साहित्य और दूसरा होता है पद्य साहित्य। तो गद्य साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कहानी, पत्र, नाटक, उपन्यास आदि आते हैं जो गद्य के रूप में लिखे जाते हैं, जिन्हें आप प्रोज भी कहते हैं। पद्य साहित्य की अगर हम बात करें तो कविता, गजल, दोहा, चौपाइयां, ये सभी पद्य साहित्य के उदाहरण हैं। किसी भी भाषा की शुद्धता उस भाषा के व्याकरण पर निर्भर करती है। तो यदि हम किसी भाषा के शुद्ध रूप को सीखना चाहते हैं तो ये आवश्यक है कि हम उसके व्याकरण को भी सीखें। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व हमें लिखना सिखाता है, और व्याकरण के नियम भी हमें बताता है
कि भाषा में किन नियमों की आवश्यकता है, किस प्रकार से हम शुद्ध भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे कि उदाहरण है 4 आदमी उधर जा रही थी। अब अगर आप देखेंगे तो आदमी पुल्लिंग शब्द है और इसके लिए जो यहाँ पर वाक्य है उसमें रही थी स्त्रीलिंग क्रिया का प्रयोग है जो कि अशुद्ध है। तो इसका जो शुद्ध रूप है वह होगा 4 आदमी उधर जा रहे थे। एक और उदाहरण देखेंगे, दोनों लड़कियां खाना बना रहे हैं। अब यहाँ पर लड़कियां स्त्रीलिंग है और जो क्रिया है वह प्लूरल यानी कि बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये पुरुषों के लिए यानी कि पुल्लिंग क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो इसका जो शुद्ध रूप है वो हम जानेंगे, दोनों लड़कियां खाना बना रही हैं। तो व्याकरण ही वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हमें व्याकरण के नियमों की जानकारी होती है और किस प्रकार से हमें किस क्रिया, किस लिंग, वचन आदि का प्रयोग करना, ये सारा ज्ञान हमें व्याकरण शास्त्र के माध्यम से मिलता है। तो व्याकरण शास्त्र के अंदर हम किन विषयों का अध्ययन करते हैं? इसके अंदर 4 विषयों का मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है, जिसमें से पहला अंग है वर्ण विचार, यानी कि वर्ण क्या हैं, वर्णमाला क्या होती है और कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, ये सारी जानकारी हम वर्ण विचार के माध्यम से सीखते हैं। फिर दूसरा जो इसके अंदर विषय है वो है शब्द विचार, कि किस प्रकार से शब्द बनते हैं, शब्दों के सोर्स क्या हैं, यानी कि जो हिंदी भाषा की शब्द संपदा है वो कहाँ से आई है, कैसे बनती है। तीसरा इसका जो मुख्य अंग है वो है पद विचार और जो चौथा अंग है वो है वाक्य विचार, कि फिर वाक्य रचना किस प्रकार से की जाती है। इस प्रकार से पहले हम वर्ण सीखते हैं, फिर हम उनसे शब्द बनाना सीखते हैं और शब्दों के माध्यम से पद और वाक्य बनते हैं और फिर वही वाक्य हमारे भाषा का विस्तार करती है। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए, शुद्ध रूप जाने के लिए व्याकरण को सीखना अत्यंत ही आवश्यक है। इस छोटे से अभ्यास कार्य के माध्यम से आप अपने प्राप्त ज्ञान का परीक्षण कर सकते हैं कि इस अध्याय के माध्यम से आपने भाषा के बारे में कितना जाना। तो खाली स्थानों में आपको उचित शब्द का प्रयोग करना है। तो मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान किस माध्यम से करता है? टेलीविजन पर सुनी गई बातें भाषा का कौन सा रूप है? पिताजी को लिखा गया पत्र भाषा के किस रूप में आएगा? प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है? उत्तर देखेंगे, मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करता है। टेलीविजन पर सुनी सुनाई जो भी बातें हैं, सुनाई गई बातें मौखिक रूप कहलाती हैं। पिताजी को लिखा गया पत्र भाषा के लिखित रूप का उदाहरण है और प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है जिसके माध्यम से हम भाषा को लिखना पढ़ना सीखते हैं।